ये डेट है 20 जून 2009 की और इससे अगले ही दिन पाकिस्तान लॉर्ड्स के आइकॉनिक ग्राउंड पर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला था। 17 साल का एक यंग लड़का जो नेट्स में बॉलिंग कर रहा था उस दिन अपने कप्तान यूनुस खान के पास एक प्लान लेकर आता है और एक नक्शा खींचता है कि तिलक रत्ने दिलशान को ट्रैप कैसे करना है। 2009 के टी20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल होना था श्रीलंका के खिलाफ, जिनके ओपनर दिलशान उस टूर्नामेंट में अपनी प्राइम फॉर्म में थे, जो ओपोनेंट्स की परवाह किए बगैर बस धोए जा रहे थे। तो उनको उस फाइनल मैच में अर्ली आउट करना बहुत जरूरी था। तो इसी वजह से आमिर ने इस फाइनल से पहले दिलशान की बैटिंग को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया था और एक वीक पॉइंट जो उन्होंने दिलशान का पकड़ा वो ये था कि उस टूर्नामेंट में दिलशान जहां कहीं बैटिंग करते वक्त फंसते थे तो डिल स्कूप खेलकर, जो कि खुद उनकी इन्वेंट की हुई शॉट है, अपना प्रेशर रिलीज करते थे। तो प्लान ये था कि पहली बॉल से ही आमिर दिलशान को बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे कि जिससे चांस होगा कि दिलशान फंसेंगे और फिर पुल के चक्कर में वो शॉर्ट फाइन लेग पर कैच पकड़ा देंगे। अब ये एक 17 साल का लड़का था जिसका एक्सपीरियंस तो महज 6 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल था, लेकिन क्रिकेटिंग माइंड ऐसा कि बॉलिंग लाइनअप को वो फ्रंट से लीड कर रहा था। तो कैप्टन ने भी इस यंगस्टर पर ट्रस्ट दिखाया और जब प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो 21 जून 2009 की वो सुबह लॉर्ड्स पूरी तरह से पैक था और पहला ओवर ही यूनुस खान ने दिया अपने इस यंगस्टर को। एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान आमिर ने 4 की 4 शॉर्ट पिच डिलीवरीज डाली, जो कि दिलशान के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। वो मुसलसल बीट हो रहे थे और उन्हें कोई चांस नहीं मिल रहा था, हत्ता कि जब 5th बॉल पर दिलशान पुल करने गए तो वही हुआ जो एक्सपेक्ट किया गया था। बॉल सीधा शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े शाहजेब हसन के हाथों में चली गई। What a wonderful plan. ये आमिर की जीनियस थी कि उस टूर्नामेंट का सबसे डेंजरस बैट्समैन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन की ओर वापस जा रहा था और इस कमाल के मेडन ओवर ने पाकिस्तान को उस मैच में टोन सेट करके दे दी थी। ये झलक थी उस क्रिकेटिंग माइंड की जो आमिर के पास उस यंग एज में था और जिसके टैलेंट को तो अपने टाइम के अजीम प्लेयर्स ने भी सराहा था। मैं सामने दुनिया की तारीख के सबसे बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बैठे हुए हैं, इनके सामने कहता हूं कि इनको भी मैंने देखा था 19 साल की उम्र में, उसको भी देखा था। वो उनका जो टैलेंट था मैंने किसी का उस उम्र में उतना टैलेंट नहीं देखा। मोहम्मद आमिर की कहानी पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी दिलचस्प है। जिस बंदे ने अपना डाउनफॉल देखा तो पीक का देखा और जिसके बाद जब उसका कमबैक हुआ तो अरूज का। एक ऐसी दास्तान कि जिसका जब भी जिक्र होता है तो यही अल्फाज निकलते हैं कि काश आमिर ने वो सब ना किया होता। 13 अप्रैल 1992 को पंजाब के एक छोटे से गांव गोजर खान में पैदा होने वाले मोहम्मद आमिर की क्रिकेट जर्नी बचपन में ही टेप बॉल खेलने से शुरू हो गई थी। साल 2003 में टेप बॉल का एक लोकल टूर्नामेंट खेलते हुए एक मुकामी क्रिकेट एकेडमी के ओनर आसिफ बाजवा की उन पर नजर पड़ी और उनकी उस एज में बॉलिंग स्किल्स को देखते हुए उन्होंने आमिर को अपनी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी, जहां से फिर वो नेशनल टीम में जाने की तैयारी करने लगे। अब मोहम्मद आमिर ने बचपन से जिस बॉलर को आइडलाइज किया था वो थे द वन एंड ओनली वसीम अकरम। बाहर जब गली कूचों में क्रिकेट खेलने जाते तो वसीम अकरम के ही बॉलिंग एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और किस्मत का खेल देखें कि साल 2007 में रावलपिंडी में लगे एक फास्ट बॉलिंग कैंप में आमिर का यही चाइल्डहुड हीरो उन्हें पाकिस्तान की जूनियर टीम में सिलेक्ट करता है और 15 साल का ये लड़का अपने नेचुरल टैलेंट और फास्ट बॉलिंग को लेकर पैशन की वजह से अब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का पार्ट बन चुका था, जहां सबसे पहले 2007 में आमिर ने इंग्लैंड का टूर किया जहां वो टीम के लीडिंग विकेट टेकर बने, जिसको देखते हुए आमिर को 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जहां ओपनिंग मैच में ही आमिर ने 3 विकेट्स पिक की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आमिर को बैक फ्रैक्चर की वजह से उस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। अगले 8 माह के लिए आमिर आउट ऑफ एक्शन रहे, जिसके बाद फिर 2008 के दिसंबर में मोहम्मद आमिर का कायदे आजम ट्रॉफी के लिए डेब्यू होता है और जब वो टूर्नामेंट खत्म हुआ तो मोहम्मद आमिर विद 55 विकेट्स उसको लीड कर रहे थे, जहां आमिर ने 9 मैचेस खेले थे और बॉलिंग एवरेज थी सिर्फ 15 की। आमिर का टैलेंट इस टूर्नामेंट में खुलकर सामने आ चुका था और वसीम अकरम जैसे बॉलिंग लेजेंड भी कह चुके थे कि आमिर एक स्पेशल बॉलर प्रूव होगा। तो पीछे फिर कोई जवाब ही नहीं बचता था कि ये 17 साल का लड़का टीम में क्यों ना खेले। एंड जिसके बाद वो मोमेंट आया जब 2009 के समर में पीसीबी ने मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन की मेडन कॉल दी और मोहम्मद आमिर को सीधा 2009 के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट बना लिया गया। अब एक प्लेयर को अगर स्ट्रेट अप वर्ल्ड कप की कॉल मिल जाए सो यू कैन इमेजिन वो किस कदर स्पेशल प्लेयर होगा। पाकिस्तान की उस वर्ल्ड कप में कैंपेन स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेलकर।
इसी मैच में आमिर का डेब्यू हुआ और अपने डेब्यू ओवर में ही वो विकेट निकालने में कामयाब हो गए। Brilliant. लेकिन इसके बाद आमिर उस मैच में थोड़े एक्सपेंसिव रहे एंड इवेंचुअली पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। लेकिन आगे जाकर उस वर्ल्ड कप को जो पाकिस्तान जीतता है तो उसमें आमिर की बॉलिंग का खासा कंट्रीब्यूशन था। अब उस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने एक साल के अंदर ही अपने 2 मेन बॉलर्स खो दिए थे। मोहम्मद आसिफ डोपिंग स्कैंडल में बैन थे और शुएब अख्तर स्किन इन्फेक्शन की वजह से उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट नहीं बन पाए। लेकिन अपने डेब्यू के बाद मोहम्मद आमिर ने उस वर्ल्ड कप में उन दोनों बॉलर्स की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वो पाकिस्तान के लिए एक परफेक्ट ओपनिंग बॉलर उभर कर सामने आए जो पेस के साथ साथ बॉल को दोनों तरफ स्विंग करना भी जानता था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आमिर के साथ थी वो थी उनकी गेम अवेयरनेस, जो कि उस टाइम पर उनकी एज के मुकाबले में कहीं बढ़कर थी, जिसकी झलक उस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में दिखती है, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। तो आमिर का वो ओपनिंग मेडन ओवर और सबसे इम्पोर्टेंट जो दिलचान की विकेट निकली थी उससे पाकिस्तान को शुरू में ही मोमेंटम मिल गया, जिसके बाद फिर श्रीलंकन टीम बड़ा टोटल सेट नहीं कर पाई और पाकिस्तान को मिला 139 रन का टारगेट, जिसको पाकिस्तान के बैटर्स इजीली चेस कर लेते हैं। Big man, big game. It's a leg. और पाकिस्तान की वो अधूरी कहानी पूरी हो गई जो 2007 में रह गई थी। और इस तरह से जस्ट अपने 7th इंटरनेशनल अपीयरेंस में मोहम्मद आमिर एक वर्ल्ड कप विनिंग साइड का पार्ट बन चुके थे। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी आमिर के शाइन करने की। वर्ल्ड कप के फौरन ही बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर करना था, जहां आमिर का टेस्ट डेब्यू होता है और अपने टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 6 शिकार किए। जिसके बाद उसी टूर में आमिर का ओडीआई डेब्यू भी हुआ और वहां भी आमिर की ब्रिलियंस दिखती है। अपने ओडीआई डेब्यू में आमिर 3 विकेट्स पिक करते हैं और उस 5 मैचेस की सीरीज में 9 विकेट्स लेकर आमिर उसके टॉप विकेट टेकर थे। इसके बाद आमिर का नाम उस साल की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी आ गया, जहां आमिर ने 3 मैचेस में 6 शिकार किए और उसी टूर्नामेंट में आमिर ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी विकेट भी ली थी, जब पाक भारत टाकरे के दौरान ये 18 साल का बॉलर क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज को आउट कर देता है। वेल इसके बाद नवंबर में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया और यहाँ ये पहला मौका था जब हमें आमिर और आसिफ का डुओ एक साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया। जिसके बाद फिर आया साल 2010, जिस साल सही मानों में आमिर का प्राइम स्टार्ट हुआ, लेकिन जल्द ही फिर खत्म भी हो गया। इस ईयर के स्टार्ट होते ही पहले ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान आमिर ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। एमसीजी टेस्ट में अपना पहला 5 विकेट होल, देन ओडीआई सीरीज में भी कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, लेकिन बीच में वो बैक स्पेजम्स का भी शिकार होते रहे। इसके बाद उस साल के T20 वर्ल्ड कप में आमिर अलोंग सईद अजमल टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और उसी दौरान आमिर का वो 5 विकेट्स वाला मेडन ओवर भी आया, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टूर करने वाली थी, जब जुलाई में पाकिस्तान पहुंचता है इंग्लैंड। जिस लंबे टूर के दौरान पाकिस्तान ने पहले ऑस्ट्रेलिया से T20s और टेस्ट खेलने थे, जिसके बाद फिर पाकिस्तान होस्ट नेशन इंग्लैंड के साथ तीनों फॉर्मेट्स में आमने सामने होती। अब उस लॉर्ड्स टेस्ट से पहले तक ये टूर आमिर के लिए एक सुहाने ख्वाब की तरह था। इतनी कंसिस्टेंसी से वो बॉलिंग कर रहे थे, एक से बढ़कर एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आ रही थी एंड लिटरली आमिर और आसिफ ने टीम के बॉलिंग अटैक को संभाला हुआ था। पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 T20s में 6 विकेट्स, देन 2 टेस्ट खेलकर वहां 11 शिकार और सेकंड टेस्ट मैच में तो आमिर अपनी बॉलिंग के बलबूते प्लेयर ऑफ द मैच बने और पाकिस्तान वो मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज भी ड्रॉ कर लेता है। आमिर का सितारा मुसलसल गर्दिश में था और जो टैलेंट इसके पास मौजूद था तो उसको देखते हुए क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसको नेक्स्ट पाकिस्तानी ग्रेट प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फिर आता है अगस्त 2010, द डार्केस्ट मंथ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्योंकि इस दौरान पीसीबी का किया गया एक फैसला पाकिस्तान क्रिकेट की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने वाला था। वो इस तरह से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कैप्टन थे शाहिद अफरीदी, लेकिन उस हेडिंगली टेस्ट में हार के बाद अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। जिसके बाद फिर कैप्टन सलमान बट को बना दिया जाता है, जो कि उस वक्त टीम का एक कोर प्लेयर था और साल 2010 के स्टार्ट होते उसकी जो फॉर्म चल रही थी एंड सबसे बढ़कर जो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद सीनियर प्लेयर्स को निकाल दिया गया था, तो ऑटोमेटिकली पीछे सलमान बट ही एक ऐसी ऑप्शन बची थी जिसको पीसीबी नेक्स्ट कैप्टन के रूप में देख रहा था। लेकिन फिर जब इस शख्स को पावर मिली तो ये बंदा रीजन बना पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे एम्बैरेसिंग स्कैंडल का।
पाकिस्तान इंग्लैंड की वो इनफेमस टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और 3 मैचेस भी खेले जा चुके हैं, जिनमें 2-1 से इंग्लैंड इस सीरीज को लीड कर रहा है। अब जहां इस फेज में टीम अंडर परफॉर्म कर रही थी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कैप्टनसी चेंजेस, सीनियर प्लेयर्स बाहर हो गए थे और टीम के अंदर प्लेयर्स की लॉबीज तक बनी हुई थी, तो इन सब मैचअप हुई चीजों के बीच बस पाकिस्तान के टैलेंटेड बॉलर्स थे जो इस टीम का प्लस पॉइंट नजर आ रहे थे, जिनमें भी मोहम्मद आमिर सरे फहरिस्त थे। और उस सीरीज में 4 मैचेस के अंदर 30 विकेट्स लेकर आमिर ने तो सबको ही आउट परफॉर्म कर दिया था। बट 26 अगस्त 2010 को पाकिस्तानी टीम इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेलने उतरी थी और इस मैच में फिक्सिंग के वो सारे शको शुबा दूर हो गए जिनकी शुरुआत सिडनी टेस्ट मैच से हो गई थी। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और शुरुआत में ही पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था जब मोहम्मद आमिर सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वक्त तक तो आमिर की बॉलिंग थी जो अटेंशन का मरकज बनी हुई थी, लेकिन फिर जब इंग्लैंड का स्कोर 52 फॉर 5 था तो एक ऐसी अनयूजुअल चीज हुई जिसने सब की अटेंशन अपनी तरफ गेन कर ली। पहली इनिंग्स का 19वां ओवर शुरू होता है। सलमान बट आमिर को बॉल पकड़ाता है और उनके माबैन एक छोटी सी डिस्कशन होती है और कमेंटेटर माइकल होल्डिंग इसे कैप्टन और एक प्लेयर में होने वाली टैक्टिकल कॉन्वो समझकर इस पर कमेंट भी पास करते हैं। The quick conference between captain and the bowler. लेकिन दर हकीकत आमिर से तो पूछा जा रहा था कि क्या वो रेडी है। No ball is the call, but that was a short ball that we were expecting with the field. How far was that? Wow. ये 26 अगस्त 2010 की शाम है। लंदन के उस होटल में जहां पाकिस्तानी टीम ने स्टे किया हुआ था उसके पार्किंग लॉट में एक कार के अंदर मीटिंग चल रही है और कार में मौजूद हैं सलमान बट, मोहम्मद आमिर और इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड मजहर मजीद। मजहर उस टाइम का एक फेमस स्पोर्ट एजेंट था जिसके उस टाइम के पाकिस्तान के कई प्लेयर्स के साथ ताल्लुकात थे, जिसमें सलमान बट से इसकी काफी यारी थी। लेकिन आए दिन मैच फिक्सिंग को लेकर इस पर एलिगेशंस लगते रहते थे, जिसकी वजह से ये काफी शेडी पर्सनालिटी थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि एक ऐसे शेडी पर्सन के साथ एक टीनेजर का भला क्या काम, लेकिन यहीं से उस कहानी की बुनियाद डली थी जो इस टीनेजर से सब कुछ छीनने वाली थी। दरअसल मजहर मजीद और सलमान बट आमिर को 2 नो बॉल्स डालने के लिए कन्विंस करने आए थे, जिसके लिए मजहर आमिर को इस तरह से ट्रैप करता है कि 3 माह कबल आमिर की दुबई में एक अली नामी शख्स से बातचीत हुई थी जो इस इंग्लैंड टूर के दौरान आमिर से उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स लेता है और साथ ही टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है रिलेटेड टू स्पोर्ट फिक्सिंग। अब अली का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो एक बिजनेसमैन था दुबई में जो कि सलमान बट का फ्रेंड था और सलमान बट ने ही अली को आमिर से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको अब मजहर मजीद आमिर को फंसाने के लिए अब एक बेट के तौर पर यूज कर रहा था और आमिर को बताता है कि उसकी जो अली के साथ टेक्स्ट मैसेजेस पर बात हुई थी आईसीसी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसको रोकने के लिए एक यही हल है कि अगर आमिर उसकी मदद करे, और वो मदद इस तरह से होनी थी कि आमिर चौथे टेस्ट मैच में डेलिब्रेट नो बॉल्स डालेगा। ये सुनते ही आमिर काफी परेशान हो गया था और उसने अपने कैप्टन से ये कहा कि मैं यूं नो बॉल्स नहीं डाल सकता, जिसके जवाब में सलमान बट उसे ये कहता है कि अभी भी टाइम है, जाकर नो बॉल्स की प्रैक्टिस कर लो। अब जब टीम का कैप्टन ही इस तरह से फोर्स कर रहा था तो अपनी उस नासमझी की एज की वजह से आमिर ये सब मैनेजमेंट को नहीं बताता, ये सोचकर कि कहीं चीजें उसके लिए और भी ज्यादा खराब ना हो जाएं। सो जब मैच में आमिर ने वो नो बॉल की तो आमिर का पाँव इतना बाहर था कि इंस्टेंटली वो सबकी नजरों में आ गया एंड मजहर मजीद की डील के अकॉर्डिंग आसिफ ने भी नो बॉल्स डाली, लेकिन वो नजरों में नहीं आई क्योंकि उसका हाथ काफी साफ था। बहरहाल ये स्कैंडल एक्सपोज होता है जब मैच के 3rd डे के बाद एक ब्रिटिश मैगजीन न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक शॉकिंग स्टोरी पब्लिश करती है जिसमें बताया ये जाता है कि एक पाकिस्तानी बुकी मजहर मजीद ने 1.5 लाख पाउंड्स की ब्राइब एक्सेप्ट की है, जिसके एवज उसने स्पेसिफिक जगहों पर होने वाली प्री प्लान नो बॉल्स की इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके लिए वो पहले ही आसिफ और आमिर को एग्री कर चुका था। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने इसी के साथ मजहर की एक वीडियो भी पब्लिश कर दी जिसमें वो बता रहा होता है कि किन किन जगहों पर नो बॉल्स होगी और मैच में एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आसिफ और आमिर हमें नो बॉल करते दिखते हैं। एंड जब डे एंड हुआ तो मजहर मजीद 1.5 लाख पाउंड्स की एक हेफ्टी अमाउंट में से जो उसने फिक्सिंग के लिए लिए थे उसमें से जस्ट 1500 पाउंड्स का वो कर्ड लेकर आमिर के रूम में पहुंचता है एंड अकॉर्डिंग टू आमिर उसको मजहर से वो अमाउंट लेना अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज उसे पता था कि ये ठीक नहीं हो रहा और वैसे भी इससे ज्यादा अमाउंट तो उसे मैन ऑफ द सीरीज बनने पर मिल गई थी। वेल इस खबर के पब्लिश होते ही क्रिकेट की दुनिया में बेचैनी के बादल छा गए और सब ये चाह रहे थे कि काश ये झूठ हो, लेकिन इसके एविडेंस तो क्लियर थे। पुलिस ने मोहम्मद आमिर के रूम से वो रकम बरामद कर ली और इधर दूसरी तरफ मजहर की रिकॉर्डिंग्स भी लीक हो चुकी थी, तो पुलिस भी बगैर कोई
टाइम वेस्ट किए मैच के खत्म होते ही आसिफ, आमिर और सलमान बट को कस्टडी में ले लेती है। वो यंग लड़का जो अपने सामने कितने ख्वाब सजाकर बैठा था, उसे क्या पता था कि जिन्हें वो अपने बड़े भाई की तरह देखता था, उनकी वजह से ही वो अपना फ्यूचर अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखेगा। ये भी कहते थे कि मैं तुम्हारी इससे भी बात कर कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, इसको देखो ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मतलब जैसे एक बड़ा भाई ट्रीट करता है वैसे वो मुझे ट्रीट करते थे। आमिर की ये कहानी उस तल्ख हकीकत को भी बताती है कि कैसे जिन्हें हम अपना हमदर्द समझ रहे होते हैं, समटाइम्स वही हमारे लिए दिल में खोड लेकर बैठे होते हैं। सो ये एक लेसन भी है हमारे लिए कि हमें हमेशा अपनी कंपनी में अच्छे लोगों को ही ऐड करना चाहिए। वेल, इस स्कैंडल के 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही आमिर अपने जुर्म का एतराफ कर लेता है और कोर्ट में सब कुछ सच सच बता देता है, जिसकी वजह से ही आमिर को इन तीनों में से सबसे कम सजा मिली थी, 6 मंथ्स इन प्रिजन एंड 5 साल का क्रिकेटिंग बैन। और यही वो पीक के 5 साल थे जो आमिर से छीन लिए गए। और वो सितारा जिसके लिए ये कहा जाता था कि इसमें मौजूद टैलेंट वसीम अकरम से भी ज्यादा है, वो चमका जरूर लेकिन साथ ही बुझा दिया गया। वेल, ये तो था आमिर की स्टोरी का फर्स्ट हाफ एंड द ट्रेजिक वन, जहां ऐसे सेटबैक के बाद प्लेयर्स के करियर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आमिर ने हार नहीं मानी और अपनी सजा के लीगली पूरा होने के बाद अपने कमबैक की तैयारी शुरू कर दी। और उसके बाद जो आमिर का कमबैक हुआ तो दुनिया ने देखा, जिसको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो यार सपोर्ट जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करता रहूं। सो पीस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।